हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4 महत्वपूर्ण जानकारी। पहली जानकारी जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने चेतावनी दी है सरकार को और अपनी कुछ मांगे रखी हैं। उसके बाद 18 महीने के डीए के एरियर को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 7.5% की दर से वो मिलने वाला है। वहीं तीसरी जानकारी, डीए इस बार 0 नहीं होने वाला है 8th पे कमीशन का। और चौथी जानकारी रहेगी, जो एआई सिपन है उसने अपना एक चार्ट जारी किया है जिसके थ्रू आपका फिटमेंट फैक्टर और आपका जो डीए रहेगा वो 61% के पार भी जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं डीए डीआर को लेकर जो एआई सिपन है उसने 3 सर्कुलर जारी किए हैं, जो आपका सितंबर का था और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये एआई सिपन ने 3 सर्कुलर जारी किए हैं। जो स्टाफ न्यूज है उसकी तरफ से ये पूरा डाटा बनाया गया है। जो आपका डीए डीआर था, जो आपका सितंबर में 147.3 था, यदि ये सर्कुलर इसी प्रकार से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों में भी 147.3 रहता है तो आपका जो डीए होगा वो 60% हो जाएगा जनवरी से। यदि ये आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में यदि 147.3% से ही बढ़ता है तब आपका 1 जनवरी 2026 से डीए डीआर 60% हो जाएगा। यदि ये आगे चलकर जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में यदि ये कम होता है, जैसे आपका ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में यदि ये 148 हो गया, 149 हो गया या 148 कुछ पॉइंट भी बढ़ता है, तब भी आपका जो डीए डीआर होगा वो आपका 60% हो जाएगा। लेकिन जो टियर 1 था, ये टियर 2 और टियर 3, यदि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यदि ये कम होता है सर्कुलर 146 हो गया, 146 पॉइंट कुछ हो गया, तो आपका ये जो डीए डीआर होगा वो जनवरी में 59% ही पहुंच पाएगा। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपका जो डीए डीआर है वो इसी प्रकार से बढ़ता है, जो सर्कुलर 3 बनाए गए हैं उनमें पहले में यदि आपका 147.3% से बढ़ता है तो आपका जो 3 महीने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये आपका इस प्रकार से बढ़ता है, तब आपका जो डीए होगा वो अगली 1 जनवरी 2026 से 60% हो जाएगा। और यदि अगले जो टियर 2 है उसमें भी यदि ये 148 हुआ, 149 हुआ, 148 कुछ पॉइंट हुआ, तब भी ये आपका 60% हो जाएगा। टियर 2 में भी यदि टियर 3 में ये आपका 148 से कम होता है, 146, 144, 45 पहुंचता है, तब आप जो आपका डीए होगा वो आपका 59% पर ही रुक जाएगा। जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है वो आपका 59% पर ही रुक जाएगा यदि आपका ये कम होता है तो। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता देते हैं आपको, जो आपका डीए होगा वो जब तक 0 होने वाला नहीं है, जब तक 8th पे कमीशन पूर्ण रूप से लागू ना हो जाए। अभी आपका 58% है, जनवरी 2026 से ये 60 या 61% होने की संभावनाएं हैं और ये लगातार ऐसे ही बढ़ता रहेगा जब तक कि आपका 8th पे कमीशन पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता, और वो भी तब इसको 0 किया जाएगा आपके फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। तब तक ये आपका जो डीए डीआर है बिल्कुल इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। अभी ये 0 होने वाला नहीं है, तो आप ये 0 की अभी नहीं सोचिए, क्योंकि जब तक 8th पे कमीशन की पूरी अपडेट नहीं आती तब तक ये डीए डीआर 0 नहीं होगा। तो आइए आपको इसको पूरा बताते हैं। जो ये खबर चल रही है पहले इसको बता देते हैं। 18 महीने के डीए एरियर, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 18 महीने के डीए के एरियर का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म कर सकता है। डीए एरियर भुगतान 18 महीने का अपडेट 2025 में सकारात्मक और राहत की खबर लेकर आया है, क्योंकि सरकार ने जनवरी 2022 से जून 2023 तक के बकाया महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने का फैसला किया है। इस कदम से देश भर में 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को बड़ी राहत और मदद की उम्मीद है। आइए आपको सलाह और स्पष्टीकरण से इसको बताते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो सबसे पहले तो इस खबर में आप ये देखिए, जो बकाया 18 महीने का डीए का एरियर था वो आपका तब से है 2020 से और 2021 के बीच का है, जो 11% आपका बनता है। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले 22 और 2023 का। तो सबसे पहले तो यही जानकारी इसकी गलत दिख रही है कि जो कर्मचारियों को 22 और 23 का बताया जा रहा है वो 20 और 21 का है दरअसल। और उसके बाद क्या कहा गया, 18 महीने के डीए के एरियर को कर्मचारियों के लिए जो खबर है खास हो सकती है। एरियर का भुगतान 18 महीने के 2025 में हो सकता है और जनवरी 2022 से 2023 के महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने का फैसला किया गया है। इसमें देश भर के इतने सारे कर्मचारियों को राहत की सांस दी। तो इसमें आप सबसे पहले जान लीजिए कि कर्मचारियों को जो 18 महीने का डीए का एरियर है वो कर्मचारियों को अभी 99,000 ये नुकसान तो हो चुका है, जो 11% बनता है टोटल, जिससे कर्मचारियों को लगभग हर महीने में 5,500 रुपये का डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। परंतु अभी भी इसकी कोई
औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि डीए के एरियर को सरकार देने की घोषणा कर रही है, लेकिन वो तो और इसको मना कर चुकी है। संसद में सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम डीए के 18 महीने के एरियर को नहीं देंगे और कर्मचारी इसको मांगना बंद करें, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। तो सरकार तो इसको देने से पहले ही मना कर चुकी है। तो ये खबर कहाँ से आ रही है कि सरकार, और भी देखिए और क्या कहा गया है। संचित प्रक्रिया दिसंबर 2000 शुरू में होगी और मार्च 2025 तक पूरी होने की उम्मीद। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि देरी से भरपाई में 7.5% की जो परसेंट से लगाकर भुगतान किया जाएगा। वहीं इसका भुगतान कौन करेगा? PFMS के माध्यम से किया जाएगा, जो एक सुनिश्चित कार्रवाई करेगा। ये बिल्कुल कर्मचारियों को मैं बता देता हूँ विस्तार से कि ये आपकी बिल्कुल फेक न्यूज़ है। इसके बारे में आप कहीं भी देखें तो बिल्कुल भी गुमराह ना हो, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी अभी तक वो नहीं आई है औपचारिक सूचना कि कर्मचारियों को डीए और डीआर दिया जा रहा है। बिल्कुल भी ये गलत न्यूज़ है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये आपको नहीं देने वाली है, सरकार मना कर चुकी है संसद में, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं दें। 7वें वेतन आयोग में जो मैट्रिक प्रणाली फिटमेंट फैक्टर के साथ जारी रहेगी। तो इसमें क्या रहा है कि 7वें वेतन आयोग द्वारा लागू मैट्रिक प्रणाली 8वें वेतन आयोग के तहत लागू रहेगी। ये क्या होता है? ये आपकी पेंशन और आपके वेतन में वृद्धि करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैट्रिक प्रणाली होती है उसके तहत, जिसमें वेतन बढ़ोतरी और संशोधन फिटमेंट फैक्टर भी शामिल रहता है। अब इसमें क्या होता है कि वेतन रचना को सरल बनाता है तथा 6वें वेतन आयोग की पुरानी ग्रेड वेतन बैंक को प्रतिस्थापित करता है। संशोधित फिटमेंट फैक्टर के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करता है। वेतन मैट्रिक्स वेतन गणना में पारदर्शिता और सुनिश्चित करता है तथा सभी स्तरों में एक स्पष्ट संरचना प्रदान करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें क्या होता है, आपकी वेतन और आपकी पेंशन में एक पूर्ण रूप से संरचना और सरल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपकी पेंशन और वेतन का पूरा गणित लगाया जाता है। उसके बाद इसकी सिफारिशें लागू होती हैं। यह पारदर्शिता मानित और पारदर्शिता बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको सरल बनाने के लिए और पारदर्शिता यानी सभी कामों को सही ढंग से करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो 8 पे कमीशन में इसका प्रयोग हो सकता है या नहीं, इसके बारे में बात की गई है। तो हम आपको आगे बताते हैं जो शिव गोपाल मिश्रा जी की महत्वपूर्ण मांगे हैं। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मांग शिव गोपाल मिश्रा जी की क्या है, जो यूनियन के लीडर हैं उनके द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं सरकार से। इनका यदि सही ढंग से सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इन्हें कहा गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.6 से 8.6 से कम नहीं लेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है जो 8th CPC है उसको एक लेटर लिख के कि जो 8th पे कमीशन है उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 से कम नहीं लिया जाएगा। और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए सरकार और तार्किक तरीके से निर्णय ले। इनका कहना है कि सरकार जो हम मांग कर रहे हैं उसको ध्यान में रखे और इसमें कोई ऐसी काम ना करे जो बिना देखे काम किया जाए। इसमें पूरा निर्णय तार्किक हो, बिल्कुल सही समझ में आए और दृष्टिकोण बिल्कुल वैज्ञानिक हो, जो वैज्ञानिक सही ढंग से पूरी गणना करे उसके आधार पर। सरकार को अंतिम निर्णय लेने से पहले जो कमेटी हैं, जो यूनियन है, उनसे साथ बैठकर बातचीत करें ताकि किसी भी प्रकार की CPC कमेटी को प्रॉब्लम ना हो, बाद में धरना प्रदर्शन ना हो, बाद में हंगामा ना हो। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। भाई में पुराने फार्मूला जो डॉक्ट्राइन फार्मूला है उसके आधार पर ना करके उसको अब हटा दिया जाए, क्योंकि वो पुराना फार्मूला हो चुका है। अब उसमें अपडेट करने की जरूरत है। जो डॉक्ट्राइन फार्मूला है जिसमें 7th पे कमीशन में भी वृद्धि उसी के आधार पर की गई थी, परंतु अब इन्होंने कहा है कि उसको थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि अब वो पुराना हो चुका है। उसमें थोड़ा सा अपडेट करके उसी के आधार पर वृद्धि करनी चाहिए और 2.60 से 2.86 से कम नहीं लिया जाएगा। इससे कम फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारी संगठन किसी भी हाल में मानने वाले नहीं हैं। उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो पहले 7th पे कमीशन में भी फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था वो आपका 2.57 रखा गया था। तो अब महंगाई बहुत आगे बढ़ चुकी है और जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2.6 से 2.86 के बीच रहना चाहिए। और सरकार से 3.0 की तो मांग पहले रख चुके हैं, परंतु अब सरकार देखते हैं कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है, क्योंकि जो फैमिली यूनिट है उसकी भी पहले बात की गई थी। जो फैमिली यूनिट था 7th पे कमीशन वो 3.0 था फैमिली यूनिट। अब इतनी महंगाई होने के बाद 10 साल बाद आपका फैमिली यूनिट 3.6 की बात की जा रही है। यदि 3.6 जो फैमिली यूनिट रहता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर वैसे भी 2.72 बन जाएगा। यदि फैमिली यूनिट 3.6 रहता है तब आंदोलन में जाएंगे, गाड़ियां खड़ी होंगी, देश बंद होगा, सरकार को बता देंगे सरकारी कर्मचारी होता क्या। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको देनी ही पड़ेगी अभी। उससे जो उन्होंने ये बात कही कि नॉन कंट्रीब्यूटरी अनफंडेड पेंशन के बारे में, और फिर उसको क्लैरिफाई नहीं किया। हम लोग अपना मेमोरेंडम भी उनको देंगे और जो नेशनल कोच एजेंसी है वो भी उनको अपना मेमोरेंडम देगी कि कोई अगर उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहे तो सरकार को कौन रोक सकता है। इसलिए मान लो तो 27 तक जाएगा विचार तो सरकार का बहुत साफ हो जाता है। तो ये सही है कि दिल्ली के चुनावों से पहले घोषणा और 6 तक मैं यही सोचता हूँ कि जो 18 महीने की सीमा रेखा
रखी है इस सरकार ने उसको बरकरार रखने का काम करे। लेकिन अगर उन 18 महीनों को मैं सही मान लूँ तो 27 तक जाने का विचार तो सरकार का बहुत साफ हो जाता है और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। तो जो टाइमलाइन है वो उसी हिसाब से सेट नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो हम लोगों का स्पेकुलेशन ही मैं कहूँगा वो अपनी जगह पर पूरे तौर पर सही है। जल्दी पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उन्होंने करा भी दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूट हो गया है हमारा जो पे कमीशन, तो मुझे जल्दी आशा है कि वो जस्टिस रंजना देसाई जी बहुत जल्दी अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगी और इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जो मेंबर सेक्रेटरी है वो भी अपना बैठना शुरू कर देंगे। कोई अगर उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहे तो सरकार को कौन रोक सकता है उसके लिए। हम लोग भी अपना मेमोरेंडम भी उनको देंगे और जो नेशनल काउंसिल जेसीएम है वो भी उनको अपना मेमोरेंडम देगी।